नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेयर टीचर्स पर। ये चैनल आप सब के लिए विशेषकर बनाया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड, डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है इस पे आपको अभी मैंने जो बताया इन सब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा और हमारे सभी शिक्षक बंधु जो अभी आकर के बारी बारी से अपना परिचय देंगे, कुछ देर के बाद ये वीडियो आप देख लेंगे। उसके बाद सब अलग अलग टीचर्स आकर के अलग अलग सब्जेक्ट को टीच करेंगे, आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको आवश्यक है। तो दोस्तों, ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जब भी हमारे यहाँ से वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर हमने पिछली कक्षा में डीएलएड 2024 का पीवाईक्यू करवाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डीएलएड 2023 का पेपर करवाने का है। तो आइए समय ना खराब करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। और गारंटी है आप लोगों को कि अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मेरे इस वर्ड को आपको याद होगा कि सर ने क्या बोला था। एकदम हूबहू आधे क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि अभी 2024 का जो मैंने इस पे अपलोड किया है वीडियो, आप उस पर देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसी चैनल पे आपको मैराथन भी देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुका है तो उसको देखते हुए समय हम नहीं खराब करेंगे। आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। 2023 का तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान का। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली कक्षा में आप देखेंगे 2024 में भी यही प्रश्न पूछा गया था और फिर से यही प्रश्न आया 2023 में। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नौशादर, नमक, आयोडीन और कपूर। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, इसमें से आपका आंसर है नमक। नमक जो कि ऊर्ध्वपातज नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी आपको दे दें कि वे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और ऐसी प्रक्रिया आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो नवसादर, अमोनिया और आयोडीन और कपूर, ये तीनों आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं, जबकि नमक आपका ऊर्ध्वपातज नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा यानी ऐसे पौधे जो अपना पोषण कीटों को खा करके पूरा करते हों, प्राप्त करते हों, ऐसे पौधों को कीटभक्षी पादप या पौधा कहते हैं। ऐसे पौधे की विशेषता होती है कि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं। ऐसे पौधे जो कीटभक्षी पादप होते हैं, ऐसे जमीन, ऐसे मिट्टी पर उगेंगे जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, और उसी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वे कीटों को खाते हैं। तो इसमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? नाम देखने से नेपेंथीज, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपर्युक्त सभी, चौथा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके जो नेफेंथीज हैं, सनड्यू हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये सभी पौधे आपके कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं। ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इन पौधों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जिसके कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी का, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है। नमक कैसे प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन के माध्यम से ये एक्चुअल पूछना चाह रहा है कि हमको नमक कैसे प्राप्त होता है। अभी आप लोग जानते होंगे कि समुद्र का पानी खारा होता है। नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी जैसे ही लहर आता है तो फिर एक बाड़ बनाया जाता है, या कहीं मिट्टी से या किसी और से उसको घेर दिया जाता है, और फिर जो उसमें पानी रहता है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, और वो वाटर जो आपका होता है वो वेपर हो जाता है, वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है, और जो ठोस पदार्थ बच जाता है उसी को कलेक्ट करके प्योरीफाई करके नमक बनाया जाता है। तो नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। आप देख करके आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है वाष्पन। वाष्पन विधि द्वारा
नमक प्राप्त किया जाता है नमक से। कभी कभी आपको क्वेश्चन के आंसर आपके दिए रहेंगे कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, तो वाष्पन रहे चाहे वाष्पीकरण, दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। द्रव्यमान का मानक मात्रक, ये मेजरमेंट चैप्टर यानी मापन चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। आई थिंक दूसरा चैप्टर है आपके डीएलएड में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पार्ट में बटा है आपका पूरा विज्ञान। तो फिजिक्स में शायद दूसरा चैप्टर है मापन, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मापन यानी कि मेजरमेंट, आप सब जानते हैं कि किसी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। वहाँ से क्वेश्चन है। तो उसने पूछा कि द्रव्यमान का मानक मात्रक है, द्रव्यमान का मानक मात्रक, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका किलोग्राम। आप सभी को पता होगा कि मूलभूत राशि 7 होते हैं। मूलभूत राशियों की संख्या 7 होती हैं। सबसे पहले जिसको आप कहते हैं दूरी, ये पहला राशि है आपका। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और 7वां आपका होता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूलभूत राशियां होती हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का मात्रक मानक मात्रक है। दूरी का मानक मात्रक होता है, दूरी का मानक मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्वेश्चन पूछ लिया है किलोग्राम। समय का मानक मात्रक सेकंड। ताप का केल्विन। वैद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मूल। ये 7 मूलभूत राशियां और 7 के मूल मात्रक आपके सामने दिखे हैं, याद कर लीजिएगा इसको। इसी में से कोई एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो पूछेगा, बस इससे बाहर कुछ नहीं। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से निकलती है? प्रीवियस वीडियो मेरा आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया है मैंने। स्वपोषण परपोषण पूछा था आई थिंक क्वेश्चन, तो उसी में मैंने बताया था कि स्वपोषी पौधे ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पौधे अपना भोजन इसलिए स्वयं बनाते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को मैंने उसमें समझाया, आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो इसको भी आपको अभी फिलहाल इसमें समझा देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं कि वातावरण से हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके क्लोरोफिल की सहायता से ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट जिसको आप कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वो भोजन बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज नाम देते हैं, हम ग्लूकोज कहते हैं। भोजन बनाने की क्रिया, इसी को आप क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ग्लूकोज बनाने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण का वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन होता है, जिसको हम आप लेते हैं, उसका यूज करते हैं। ये समीकरण संतुलित नहीं है, अब ये समीकरण संतुलित हो गया फाइनल। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती कहाँ से? ये जो कौन सा आपका ये जो ऑक्सीजन आया है, ये कहाँ से आया हुआ है? क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका ऑक्सीजन इसी जल से मिलता है हमको, आपको ऑप्शन आंसर इसका हमें पता चला, वही पूछा है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है या कहाँ से निकलती है? तो वो ऑक्सीजन आपको जल से मिलती है। इक्वेशन इक्वल नहीं है तो ले लीजिए 6O2, अब हो गया होगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। बहुविकल्पी प्रश्न हमारा 5 था, पांचों आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी है आपका क्या क्वेश्चन कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका मतलब बारिश के पानी को संचय करना, बारिश के पानी को संरक्षित करना और फिर उस बारिश के पानी का यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देख सकते हैं, वर्षा के जल को संचय करने और भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग या हिंदी में इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। इसका उपयोग भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि गति का तीसरा नियम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। न्यूटन साहब ने इस नियम को दिया है। न्यूटन सर ने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम होता है बल का नियम या संवेग परिवर्तन का नियम, और तृतीय नियम आपका होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम पूछा है जो कि आपसे, तो सीधा आपको लिखना है कि गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जितना क्रिया किसी व्यक्ति वस्तु पर करेगा उतना ही बल प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पहले व्यक्ति के ऊपर लगेगा। यही होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उदाहरण के तौर पे यदि हम पानी में तैर पाते हैं तो उसका कारण है कि पानी को हम पीछे की ओर धकेलते हैं जैसे, और पानी वैसे ही हमको आगे की ओर उतना ही बल के साथ धकेलती है। तो जब हम स्पीड के साथ हाथ को पानी पे मारते हैं तो हम स्पीड से तैरते हैं, जब धीरे धीरे पानी पे मारते हैं हाथ तो धीरे धीरे तैरते हैं। और भी उदाहरण ढेर सारे हैं कि दीवार पर आप अपने हाथ को पटकें तो हमें चोट लगता है हाथ पे। उसका कारण है कि हमने सिर्फ दीवार को ही नहीं मारा, केवल दीवार ने भी हमको उतना बल लगाया जितना हमने दीवार पर लगाया था, इसलिए हमको चोट लगता है या महसूस होता है कि हमें चोट लगा। तो गति का तीसरा नियम आपको मैंने बता दिया। गति का तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो व्यक्ति द्वारा नाव पर आगे की ओर क्रियाबल लगाया जाता है और प्रतिक्रिया के रूप में नाव पीछे की ओर हट जाती है। जैसे नाव पर, इसमें उदाहरण मैंने जो बताया वो तो आपको बताया ही, इसमें अलग से उदाहरण दिया है। एक उदाहरण और आप पढ़ लीजिए कि नाव पर हम खड़े हैं और एकाएक नाव से कूद करके किनारे पर आ जाएं, तो हम देखते हैं कि हमने बल लगाया, बल लगा करके हम आगे की ओर कूदे तो हमको बल लगा करके नाव ने धकेल दिया आगे की ओर, फलस्वरूप हमने भी नाव को पीछे की ओर धकेला और फिर हम देखते हैं कि नाव हमारे पीछे के साइड चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती? पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पहले पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं थोड़ा सा। कि पदार्थ वे संसार की वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिनका कुछ आयतन होता है, जो कुछ स्थान घेरते हों, ऐसी सभी वस्तुओं को हम आप क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्रकाश हमारा पदार्थ नहीं है। तो कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, बन सकता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो याद रखिएगा प्रकाश आपका पदार्थ नहीं होता। तो इसने कहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। पदार्थ का परिभाषा मैंने बता दिया आपको। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ के बारे में बताइए, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, अंतर बताइए तीनों अवस्थाओं के बारे में, ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए। वो चीजें हर साल पूछता है, निश्चित तौर पर रिपीट करता है। तो इसको देखते हैं कि यह अवस्था द्रव है, यानी जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, वे पदार्थ द्रव कहे जाते हैं। द्रव यानी लिक्विड होते हैं। इनको जिस बर्तन में हम रखेंगे वे उसी का आकार लेते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित है परंतु आकृति अनिश्चित है। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का पानी को हमने 1 लीटर के बॉटल में रखा तो वो बॉटल का शेप ले लेता है पानी, और फिर उसी 1 लीटर पानी को हमने थाली में, घर में होता है ना थरिया जिसको हम कहते हैं, उसमें गिरा दें तो हम देखते हैं कि वो 1 लीटर पानी थाली के आकार का ले लेता है। उसी को फिर अगर हम लोटे में ले लें पानी को तो वहीं 1 लीटर पानी लोटा का आकार ले लेता है।
इस तरीके से बना है ये क्वेश्चन। तो वही है कि यह अवस्था द्रव है और द्रवों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकृति ले लेते हैं, इसलिए उनकी आकृति अनिश्चित होती है। ये रहा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोलन गति होता है कि जैसे कोई वस्तु है अपने एक साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तो ऐसे गति को कहते हैं दोलन गति। जैसे घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम, ये जो गति करता है पेंडुलम, वो भी आपका एक प्रकार का दोलन गति करता है। तो दोलन गति ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे बार बार दोहराती है गति को, तो उस गति को कहते हैं दोलन गति। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, झूले पर कोई व्यक्ति झूल रहा है तो हम आप देखते हैं तेज से झूला देते हैं तो फिर बहुत दूर तक जाता है, फिर पीछे आता है, फिर दूर तक जाता है, फिर पीछे जाता है। तो एक साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहता है वो झूला, तो ऐसी गति को कहते हैं दोलन गति। अगला क्वेश्चन है आपका, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक का परिभाषा। यौगिक का परिभाषा पूछा है। बेसिकली यौगिक ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इस तरीके से कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ पदार्थ निश्चित अनुपात में मिला करके जो बनाया जाता है उसी को कहते हैं आप यौगिक। फिर से समझा दें आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिलने के पश्चात जो बनता है उसको हम कहते हैं यौगिक। जैसे NaCl, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए NaCl, ऊपर की ओर समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे NaCl एक प्रकार का यौगिक है जिसको कहते हैं आप नमक। सोडियम क्लोराइड दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, Na और Cl, वो भी एक एक सोडियम के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु, दोनों निश्चित अनुपात में। अगर यहाँ कुछ दूसरा एक दो बढ़ जाए, सोडियम बढ़ जाए, क्लोरीन बढ़ जाए या कुछ और बढ़ जाए, तो वो नमक नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से अब इसमें दिया है परिभाषा, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलाने पर बनता है। इसे साधारण भौतिक विधियों द्वारा तत्वों से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण जल को देखें हम तो H2O, दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु को मिलाएंगे तब जाकर के जल बनेगा। तो निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी जल प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज जल हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम आप कहते हैं यौगिक। एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए आप याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछता है बहुविकल्पी एग्जाम में, इसी एग्जाम में पूछ सकता है डीएलएड के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है। तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि ऐसा कोई भी पदार्थ लिखा मिले आपको जिसका कुछ फार्मूला होता हो, जैसे नमक NaCl फार्मूला है, जल H2O फार्मूला है। इसी तरीके से ढेर सारे पदार्थ नाम लिखा जाए जिसका उसका कुछ ना कुछ फार्मूला होगा। यदि फार्मूला होगा तो वे आपके यौगिक कहे जाएंगे, यदि फार्मूला नहीं है तो वे यौगिक नहीं कहे जाएंगे, तो वे मिश्रण कहे जाएंगे या और दूसरा कुछ कहा जाएगा। ये चीज आप दिमाग में रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में पता चल रहा है आपको कि मृतोपजीवी यानी ऐसे जीव जो जीवन जीने के लिए मरे हुए या कहें सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक एनिमल्स। ऐसे जीव जो अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हों या मरे हुए जीव जंतुओं के पास रहते हों या उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हों, तो ऐसे जीव जंतुओं को आप कहते हैं मृतोपजीवी जीव। दिया है इसमें कि वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को आप कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे अधिकांशतः कवक यानी फंजाई, ये जो कवक होता है आपका, ये मृतोपजीवी होता है। कवक का बेसिक सा उदाहरण आपको हम बताएं, कुकुरमुत्ता नाम आप सुने होंगे।
कुकुरमुत्ता जिसको हम आप मशरूम कहते हैं, होता क्या है, जिन जिन लोगों को पसंद है कुकुरमुत्ता, जो खाते हैं तो उसको मशरूम कह सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है या जो नहीं खाते हैं वो भाई कुकुरमुत्ता कहते हैं। एक मिथ इसके बारे में फैला हुआ है कि यदि कुत्ता यूरिनेट करता है, यूरिन कर दे, पेशाब कर दे, तो उससे कुकुरमुत्ता उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कवक है आपका, एक्चुअल में फंजाई है। अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। यानी किसी पौधे के बारे में बात करें तो पौधे के 3 पार्ट होते हैं, जड़, तना और पत्ती। और जड़, तना, पत्ती और तीनों का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल कार्य करते हैं लोग भी। इनका सामान्य कार्य, जैसे पत्तियों का सामान्य कार्य होता है, पत्तियों का सामान्य कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने का। जड़ का सामान्य कार्य होता है पानी को अवशोषित करने का, जल को अवशोषित करने का। इसी तरीके से तना का सामान्य कार्य होता है कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करना, या कह सकते हैं कि पौधे के नाजुक अंगों की सुरक्षा, जाइलम फ्लोएम आदि अंगों की सुरक्षा करने का काम तना का होता है, ये भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली काम होता है आपका तना का कि सीधा रखने में, पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष कार्य भी जड़, तना, पत्ती का होता है। उस विशेष कार्यों को हम देखें तो उसमें से एक कार्य पूछा है कि भोजन एकत्रीकरण। एक कार्य पौधों का, जैसे जड़ भी भोजन को एकत्रित करते हैं और जड़ भोजन एकत्रित करके फूल जाते हैं, स्पेशल रूट हो जाते हैं वो। जैसे आपके मूली, ये भी एक प्रकार का जड़ होता है जो भोजन को इकट्ठा करके भोजन इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर। गाजर, सलजम, ये सब जड़ें हैं एक प्रकार की, लेकिन भोजन इकट्ठा कर करके स्पेशल जड़ बन चुकी हैं। तो वहीं पूछा है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। कुछ पौधों में तना भोजन या स्टार्च जमा करने के लिए फूल जाता है। पौधों का मुख्यतः जो भोजन होता है वो स्टार्च होता है, तो जमा करने के लिए फूल जाता है और भूमिगत हो जाता है। ऐसे पौधे जो हैं, इसमें से आपके हैं अदरक, तना पूछा है ना, हाँ, तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित पूछे। तो आलू भी आपका एक प्रकार का तना है। तो आलू किस प्रकार का तना है? स्तंभकंद तना। अदरक प्रकंद, अरबी घनकंद, ये सब होते हैं। जड़ और तना को समझने के लिए आपको एक विशेष स्पेशल ट्रिक छोटा सा बता देना चाहेंगे हम, कि जैसे मान लीजिए जड़, उनको हम जड़ कहेंगे जो भूमि में, जमीन में वी शेप में, इस तरीके से, अगर हम अपने देसी भाषा में बात करें तो अगर इंस्टेंट या खचाक के जैसा गया हुआ हो जड़ में, जमीन में सीधा खचाक करके जमीन में धंसा हुआ हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप जड़ कहते हैं। अगर हम नाम लिखें तो ढेर सारा आपके पास होगा, जैसे मूली, इसका भी संरचना आप देखेंगे तो ऊपर से हल्का पतला, बीच में मोटा हल्का, और फिर किनारे पे पतला, इस तरीके से मूली। यहाँ पे गाजर आपका जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक। उसके बाद सलजम की बात करें तो सलजम आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। तो आप देखेंगे चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे सलजम हो, सब में नीचे की ओर जमीन में किस तरीके से गए हुए हैं? भी शेप में, या जैसा मैंने आपको बताया खचाक। और तनावों में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको नहीं मिलता। जितना भी नाम आपको दिखेगा, अदरक, आलू, अरबी, सब, प्याज, ये सब चीज़ें तना का रूपांतरण है, और तनाव में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बल एक वह बाह्य कारक होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा रखते हैं। तो ऐसे बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। इसमें दिया क्या है कि एक धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने के प्रयास करता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही प्रकार। इसके बल के प्रकार हैं पेशीय बल, यानी मांसपेशियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य, हमारे आपके द्वारा चलना फिरना, उठना बैठना, किसी चीज़ को उठाना, मार झगड़ा करना, ये मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल होता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल,
गुरुत्वाकर्षण बल, कोई वस्तु, पृथ्वी को ही देख लें कि पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से कुछ इसको छोड़ें तो नीचे की ओर जाके गिरेगा। जिस बल के द्वारा ये मार्कर हमारा जमीन के नीचे जाता है या जमीन पे गिरता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला है घर्षण बल। घर्षण बल का परिभाषा कहें तो दो संपर्क सतह के बीच लगने वाला विरोधी बल, एक दूसरे का विरोध करेगा, ऐसे बलों को कहते हैं घर्षण बल। जैसे चलती हुई गेंद का रुक जाना, भाई गेंद चल रही है, एकाएक एकाएक चल रही है, लेकिन कुछ देर तक चलती रहेगी, उसके बाद ही रुकेगी जब घर्षण बल प्रभावी हो जाएगा उस गेंद के गतिमान बल पर। अगला है कि चुंबकीय बल। ये सब बल के कुछ उदाहरण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ठोस द्रव गैस में गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र इस प्रश्न में बना नहीं है, हम आपको बना करके समझा देते हैं। बाकी अभी मैंने आपको बताया, क्लास शुरू हुआ था तभी, कि ये क्वेश्चन ठोस द्रव गैस का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। ये मान लीजिए सचित्र वर्णन करना है आणविक संरचना के आधार पर, तो ये आपका ठोस हो गया और ये आपका द्रव हो गया और फिर ये आपका गैस हो गया। ठीक दिख रहा होगा। कुल मिलाकर के इसने पूछा है कि आणविक संरचना के आधार पर, यानी जो ठोस होते हैं उसके अणु किस तरीके से संरक्षित रहते हैं, जो द्रव होते हैं उसके अणु किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, जो गैस रहते हैं उनके अणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं, उसी को पूछा है। तो हम आप जानते हैं कि ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, इनमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है और अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, इसीलिए इनका घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक होता है और घनत्व अधिक होने के कारण ये ठोस ठोस होते हैं। द्रव के बारे में चलें, को द्रव का अणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, इनमें अंतराणुक बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम होता है। अन्तराणुक स्थान यानी अणुओं के बीच की दूरी देख सकते हो आप, इस ठोस के बीच में कुछ नहीं था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। अन्तराणुक स्थान द्रव के अणुओं के बीच ज़्यादा होता है और गैस के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अत्यधिक होता है। तो आप देख सकते हैं दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतराणुक स्थान हम कहते हैं। तो वही पूछा है कि ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन। इस तरीके से आपने चित्र बनाना है, उसके बाद वर्णन करना है कि अणु, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, आकर्षण बल मजबूत होता है, इसी आकर्षण बल को आप अंतराणुक बल कहते हैं, आकृति व आयतन निश्चित होता है, जो कि चीज़ें आपको चित्र में हमने बता दिया है। फिर द्रव का है, अणु के ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, इनमें आपके अंतराणुक स्थान ज़्यादा होते हैं ठोस की तुलना में, अंतराणुक बल कम होता है। ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर आपको देना है। ये अगला क्वेश्चन है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, अल्पतमांक किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी किसी यंत्र का वह न्यूनतम मान जिसे वह यंत्र बिना त्रुटि के माप सके, विदाउट इरर मापा जा सके, ऐसे मान को, ऐसे माप को हम कहते हैं अल्पतमांक। तो जिस यंत्र द्वारा ऐसा किया जा सकता है उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, पियरे वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने इस यंत्र को सबसे पहले खोजा था, पियरे वर्नियर ने, उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी, चित्र आपके सामने दिख रहा होगा कि इसके दो स्केल होते हैं, एक स्केल होता है जो चलता नहीं जिसे अचलायमान स्केल कहते हैं, और एक जो यहाँ पे हुंडी दिख रहा है इसकी वजह से ये इसको घिसकाया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है इसे। और इस स्केल को जो इधर उधर घिसकाया जा सकता है, इस स्केल को कहते हैं मूवेबल या चलायमान स्केल। होता क्या है कि जब इसका उपयोग बार बार हम करते हैं बेलन की लंबाई के लिए, किसी चीज़ की गहराई के लिए, देखिए यहाँ हाइट मापने के लिए इधर लगा हुआ पतली सी पट्टी है धातु की, इससे गहराई मापी जा सकती है, और आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास, इन सब को मापने के लिए इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज होता है। जब चलायमान जबड़े का या चलायमान जबड़े का हम बार बार यूज करेंगे
तो ये आपका जो चलायमान जबड़ा भी कह सकते हैं, चलायमान स्केल भी कह सकते हैं। तो होता क्या है कि इस चलायमान स्केल को बार बार यूज करने से जो जीरो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो जीरो है, ये जीरो कभी कभी इरेज हो जाता है, मिट जाता है। तो इसके वजह से फिर मापन में त्रुटि आने लगती है। जब जीरो हट जाएगा तो सही ढंग से एग्जैक्ट मापन यह वर्नियर कैलिपर्स नहीं कर पाएगा। तो इस त्रुटि को कहते हैं आप अल्पतमांक त्रुटि। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। तो अब आगे आते हैं इस प्रश्न पे हम कि यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर्स है और यह बेलन की लंबाई, वृत्त के व्यास और किसी वस्तु की मोटाई को अधिक सटीकता से मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्पतमांक सामान्यतः 0.001 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। वाष्पन और क्वथन में अंतर, इसको वेपर कहते हैं इंग्लिश में, वेपर, और इसको कहते हैं आप क्वथन को बॉइलिंग। बॉइलिंग तो क्वथन इवेपोरेशन दिया भी है, और बॉइलिंग। वाष्पन यानी किसी भी तापमान पर कोई द्रव वाष्प की अवस्था में बदल जाए, वाष्प बन करके उड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन को वाष्पन कहते हैं। यह किसी भी तापमान पर होता है, केवल द्रव की सतह पर होता है, धीमी प्रक्रिया है वाष्पन। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अलग अलग वस्तुओं का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्वथन जिसे आप कहते हैं, यह क्वथन होता क्या है कि आपका निश्चित क्वथनांक पर होता है, यह पूरे द्रव में होता है, तेज प्रक्रिया है यहाँ। क्वथन का परिभाषा एग्जैक्ट अगर हम आपको बताएं तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर वह वस्तु या पदार्थ उबलना शुरू कर दे, बॉयल करना शुरू कर दे, वह तापमान आपका क्वथनांक या बॉइलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। नवीकरणीय को रिन्यूअल कहते हैं और इसे नॉन रिन्यूअल कहते हैं। रिन्यूअल यानी जिसका उपयोग बार बार, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग हम कर भी लें तब पे भी हम उसका जो उत्पादन है वो बार बार करते जाएं हम। जैसे सोलर एनर्जी, चाहे जितना हम इसका उपयोग कर लें सोलर ऊर्जा का, भाई सन निकलेगा, होने ऑब्वियस सी बात है कि सनराइज होता है हर दिन, सूरज हर दिन निकलते हैं, तो उनके लाइट को हम सोलर प्लेट की मदद से बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। फिर रात में जब बैटरी सोलर लाइट नहीं रहता है तो उस बैटरी का यूज करते हैं। दिन में सोलर प्लेट की सहायता से लाइट पंखा चलाते हैं, रात में उसी सोलर लाइट को सोलर प्लेट की मदद से बैटरी में भेज देते हैं, जिससे उसमें आपका इकट्ठा हो जाता है एनर्जी, और फिर रात में जब सनलाइट नहीं होता है तो उस टाइम हम उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे स्रोत जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका उपयोग करने पर कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे को आप कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि, इन सब ऊर्जा कभी खत्म नहीं होंगे, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो आपका होता है, जो सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं और इनका उपयोग अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो ये एक समय के पश्चात खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम दिया भी होगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, इनका उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो ये एक समय में खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। पिछली कक्षा में भी, या आप देखेंगे पिछले वीडियो में, तो ये क्वेश्चन आया है स्वपोषी परपोषी के रूप में। यहाँ आया हुआ है कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। यानी पादप जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने पूरा बताया, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद जंतु जो होते हैं वे पादपों पर निर्भर होते हैं या दूसरे अन्य जंतु पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कैसा कभी हुआ है क्या कि धूप उप निकले और बाहर हम निकल करके कह दें भैया अभी रुको, बुलाओ मत हमको, अभी हम प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ है ना। तो हम भोजन को पकाते हैं और पकाते हैं जिस पे हम आश्रित होते हैं, यानी जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब पर हम आश्रित हैं। ये सब चीज़ हमको नहीं मिलेगा तो हम बेसिक भोजन
नहीं खा सकते, तो हम दूसरे पर आश्रित हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर आश्रित होते हैं वे कहलाते हैं परपोषी, और उनका पोषण परपोषण कहलाता है। तो पोषण के आधार पर पादप स्वपोषी होते हैं और जंतु परपोषी होते हैं। ये चीजें आपको हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन, इस तरीके से आपका क्वेश्चन का दी एंड हुआ, यानी 2023 का पूरा पेपर आपने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में आया होगा ये सेशन। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे और मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।